इरशाद अली खान से आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग राज्य के बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना में कार्यरत हूँ। आज हम भारतीय संविधान के जिस निर्माण में जो प्रभावित करने वाले दृष्टिकोण या हम ये कह सकते हैं भारत के भावी जीवन राजनीतिक जो व्यवस्था के संदर्भ में संविधान सभा की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। जैसे कि संविधान की रचना देश के विभाजन तथा सांप्रदायिक दंगों की पृष्ठभूमि में हुई थी। जैसा कहा जा चुका है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को बुलाई गई थी। उस समय तक पाकिस्तान की स्थापना नहीं हुई थी। यद्यपि यह बात लगभग निश्चित हो चुकी थी कि सांप्रदायिक आधार पर देश का विभाजन सन्निकट है, परंतु उस समय कांग्रेस के नेता आशा के विपरीत यह आशा कर रहे थे कि वे विभाजन को रोकने में सफल हो सकेंगे। अतः वे कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते थे जिससे मुस्लिम लीग के साथ समझौते की संभावना विनिष्ट हो जाए। इसलिए 15 अगस्त 1947 के पूर्व संविधान सभा में जो मसौदे प्रस्तुत किए गए उनमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ऊपर बल दिया गया था, किंतु जब पाकिस्तान की रचना हो गई तो भारत के लिए एक नया शत्रु और एक नया खतरा उत्पन्न हो गया। संविधानकारों के दृष्टिकोण को इस वस्तुस्थिति ने इस एक बड़ी सीमा तक प्रभावित किया था। इस संबंध में के.वी. राव का यह कथन उल्लेखनीय है कि गुरुत्वाकर्षण का केंद्र का स्थान बदल गया। इस नए भय से अनुप्राणित होकर और जिसका अनुमोदन भूतकालीन इतिहास से होता था, आदर्शवाद ने यथार्थवाद को जन्म दे दिया। इसलिए सरकार की निरंकुशता से व्यक्ति की रक्षा करने के स्थान पर उनकी चिंता अब यह होने लगी कि खतरनाक व्यक्तियों तथा समाज विरोधी तत्वों से राज्य की रक्षा किस प्रकार की जाए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा प्रांतीय स्वायत्तता के आदर्श पीछे धकेल दिए गए तथा पीछे के दरवाजे से एकता को स्थापित करने के प्रयत्नों का स्थान केंद्र को शक्तिशाली बनाने के खुले और निसंकोच प्रयासों ने ले लिया। व्यक्तियों के अधिकार होने चाहिए, परंतु अधिकार राज्य के भी होने चाहिए। दोनों में राज्य के अधिकारों को अधिक महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। वास्तव में संविधान सभा के विवादों में उपयुक्त दृष्टिकोण सभी स्थलों पर देखा जा सकता है। संविधानकारों के दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक यह अनुभव था जिससे उन्होंने ब्रिटिश काल में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष के दौरान प्राप्त किया था। औपनिवेशिक सत्ता ने भारतीयों के ऊपर अनेक अयोग्यताएं लाद दी थी। अतः यह स्वाभाविक ही था कि नए संविधान की रचना करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाता कि भविष्य में उन अयोग्यताओं का निराकरण हो सके। भारत के सामाजिक जीवन में व्याप्त कुरीतियों ने भी संविधान निर्माताओं के दृष्टिकोण को प्रभावित किया था। इन कुरीतियों के परिणाम स्वरूप देश की जनता का एक प्रधान अंग अछूता माना जाता था। स्पष्टतः संविधान भारत के लिए यह स्थिति अवांछनीय थी और इसलिए यह अनिवार्य था कि नवीन संविधान में देश के सामाजिक जीवन के इस कलंक को धो डालने का प्रयास किया जाता। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन धर्मनिरपेक्ष आंदोलन था। कांग्रेस में हिंदू और मुसलमान सभी थे, इसलिए कांग्रेस के नेतृत्व में निर्मित होने वाले संविधान से धर्मनिरपेक्षता की अपेक्षा की जा सकती थी। संविधान के इस पहलू का संबंध संविधान निर्माताओं के लिए धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के साथ ही नहीं था, उसका संबंध वस्तुस्थिति के साथ भी था। देश में अनेक धार्मिक, भाषीय तथा जातीय अल्पसंख्यक पाए जाते थे और उनके सांस्कृतिक अधिकारों के संरक्षण की आवश्यकता थी। वस्तुतः कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने ब्रिटिश सरकार को ऐसा करने का आश्वासन भी दिया था। जैसा कहा जा चुका है कि संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों का संबंध व्यावसायिक मध्यम वर्ग के साथ था। इन लोगों का मानसिक विकास ब्रिटेन के उदारवादी परंपराओं से अनुप्राणित था। फलतः भारतीय संविधान की मुख्य दार्शनिक धारा उदारवादी ही थी, परंतु सर आइवर जेनिंग्स ने मूल अधिकारों के संदर्भ में लिखा है कि वे किसी स्थिर दर्शन पर आधारित नहीं थे। वस्तुतः ऐसा होना स्वाभाविक था क्योंकि कांग्रेस एक बहुवर्गीय संगठन था और आवश्यक रूप से उसमें पाई जाने वाली प्रत्येक वर्ग का एक दार्शनिक दृष्टिकोण नहीं हो सकता था, किंतु इसके बावजूद संविधान पर उदारवादी प्रभाव की उपस्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता। उपयुक्त विवेचना की पृष्ठभूमि में संविधान के मुख्य प्रावधानों में सन्निहित दृष्टिकोण की विवेचना की जा सकती है। जैसे हम पहले ले लेते हैं प्रस्तावना जो है संविधान सभा ने संविधान में अग्रलिखित प्रस्तावना निहित की, जिसमें हम ये कह सकते हैं
कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता में वृद्धि करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस विधानसभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वार इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। यानी कि प्रस्तावना में अभिव्यक्त विचारों को संविधान सभा ने अपने पहले अधिवेशन में ही नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करके स्वीकार कर लिया था। प्रस्तावना के आरंभिक शब्दों में यह भाव निहित है कि अंतिम सत्ता जनता में निवास करती है और जनता की इच्छा से ही संविधान का उद्भव हुआ है। इस संबंध में संविधान सभा में यह मत व्यक्त किया गया कि सभा की रचना सीमित मताधिकार पर आधारित प्रांतीय विधानमंडलों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुई है, अतः उसे भारतीय जनता की इच्छा का प्रतिबिंब नहीं कहा जा सकता। इस तरह के आधार पर यह विचार भी व्यक्त किया गया कि वैक्स मताधिकार के आधार पर नवीन संविधान सभा का निर्माण किया जाना चाहिए, परंतु जैसा स्वाभाविक था इस विचार को संविधान सभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं हो सका। प्रस्तावना संविधान सभा के इस संकल्प की घोषणा की है कि वह भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएगी। प्रस्तावना के इस अंश के संबंध में एक बात जो कही गई वह यह थी कि भारतीय गणराज्य ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य कैसे बन सकता है। इस आपत्ति का उत्तर देते हुए संविधान सभा के परामर्शदाता BN राव ने विचार व्यक्त किया कि राष्ट्रमंडल की धारणा में स्पष्ट विकास होता जा रहा है और वह अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जिसमें गणतांत्रिक संविधान वाले राज्यों को स्थान दिया जा सकता है। यानी 27 अप्रैल 1949 को जब राष्ट्रमंडल के सदस्य राज्यों के प्रधानमंत्री सम्मेलन में भारत को गणराज्य के रूप में मान्यता प्रदान करके उसे राष्ट्रमंडल का सदस्य मान लिया गया तो इस आपत्ति में कोई वजन नहीं था, लेकिन ब्रिटेन के साथ औपनिवेशिक संबंधों की कड़वी याद सदस्यों के मस्तिष्क में अभी इतनी ताज़ी थी कि कुछ लोग राष्ट्रमंडल के साथ किसी भी प्रकार के संबंध रखने को तैयार नहीं थे। इस संदर्भ में मौलाना हसरत मोहनी का यह संशोधन उल्लेखनीय है कि जिसमें कहा गया था कि प्रभुत्व संपन्न स्वतंत्र गणराज्य शब्द की इस प्रस्तावना में रखे जाने चाहिए। हसरत मोहिनी का तर्क था कि यदि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य रहेगा तो उसकी स्थिति ब्रिटेन के अधीनस्थ एक गणतांत्रिक अधिराज्य की होगी। डॉक्टर अंबेडकर ने इस संबंध में इस सुझाव का विरोध करते हुए कहा कि संप्रभु शब्द से स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति होती है और एक स्वतंत्र देश किसी दूसरे स्वतंत्र देश के साथ किसी संधि से बंधता है तो वह इस कारण किसी भी रूप में कम प्रभुत्व संपन्न नहीं हो जाता। अंत में मौलाना हसरत मोहनी का संशोधन अस्वीकृत हो गया। प्रस्तावना में एक संशोधन के द्वारा यह सुझाव रखा गया कि उसमें भारत को प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए, परंतु इस संशोधन को संविधान सभा ने स्वीकार नहीं किया। इसके विरोध में डॉक्टर अंबेडकर का यह तर्क था कि हमें आने वाली पीढ़ियों को किसी एक प्रकार की अर्थव्यवस्था के साथ नहीं बांध देना चाहिए, हमें यह काम बाद में चुनकर आने वाले सांसदों के लिए छोड़ देना चाहिए। प्रस्तावना में ईश्वर शब्द की अनुपस्थिति भी चर्चा का विषय बनी रही। ईश्वर शब्द की चर्चा भी बनी रही और HV कामत ने यह संशोधन प्रस्तुत किया कि प्रस्तावना के आरंभ में ईश्वर के नाम पर शब्द जोड़े जाएं, परंतु सभा ने इस सुझाव से असहमति प्रकट की। उसने हरदेनाथ कुंजरू के इस मत को स्वीकार किया कि यह संशोधन प्रस्तावना की मूल भावना के प्रतिकूल है, क्योंकि वह प्रत्येक व्यक्ति की विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और पूजा की स्वतंत्रता को स्वीकार करती है। फिर हम लेते हैं दूसरा पॉइंट, मूल अधिकार, जिसमें न्याय, सामान्य विवाद और विशिष्ट विवाद जैसे हम कह सकते हैं। यह जैसे कहा जा सकता है कि संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों का संबंध व्यावसायिक माध्यम वर्ग के साथ था, जिसका प्रशिक्षण ब्रिटेन की उदारवादी परंपराओं में हुआ था। उदारवादी परंपरा के अधिकारों की धारणा का उदय निरंकुश राजतंत्रों द्वारा थोपे गए अन्याय की पृष्ठभूमि में हुआ था। अतः इस दृष्टिकोण के अनुसार
अधिकारों को निरंकुश शासकों द्वारा किए गए अन्याय का उपचार माना गया है। फलतः अधिकारों को उतना ही संख्या में होना चाहिए जितने अन्याय और जिसका उपचार होना है। मध्यम वर्ग ने निरंकुश शासकों के हाथों जो अन्याय सहे थे उनमें मुख्य थे निरंकुश कर प्रणाली, निरंकुश गिरफ्तारी, भाषण, विचार, अभिव्यक्ति के ऊपर निरंकुश नियंत्रण तथा धार्मिक स्वतंत्रता का हनन। यही नहीं, उस काल में समाज का संगठन पद सोपान पर आधारित था जिसमें सबसे ऊंचा स्थान सामंतों को प्राप्त था। फलतः इस सामाजिक संगठन के उदयमान मध्यम वर्ग समानता के अधिकार से वंचित था। संक्षेप में ये अन्याय थे जिनका उपचार होना था। इनमें से प्रत्येक उपचार को मूल अधिकार की संज्ञा प्रदान की गई। राजाओं द्वारा थोपे गए निरंकुश करों का उपचार करने के लिए संपत्ति के अधिकार का प्रतिपादन किया गया। निरंकुश गिरफ्तारी की संभावनाओं का निराकरण करने के लिए स्वतंत्रता के अधिकार की मांग की गई। सामंती व्यवस्था में सन्निहित असमानता से उत्पन्न अन्याय का उपचार समानता के अधिकार में खोजा गया। भारत में भी अधिकारों की धारणा के विकास में मध्यम वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। उसी ने राष्ट्रीय आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था और इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि संविधान सभा में इस वर्ग के सदस्य, जिनमें वकील मुख्य थे, सबसे अधिक संख्या में होते। इन लोगों का चिंतन पश्चिम के राज दर्शन से प्रभावित था। अतः यह उचित ही था कि संविधान सभा में जब मूल अधिकारों के ऊपर विचार हुआ तो इस दृष्टिकोण की भली प्रकार अभिव्यक्ति होती है। भारत में भी पश्चिम की भांति अधिकारों का अन्याय के उपचार के रूप में स्वीकार किया गया। इन अन्यायों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। पहले प्रकार का अन्याय वे थे जिन्हें भारतवासियों के ऊपर ब्रिटिश शासन ने थोपा था, जिनका थोड़ा या बहुत अनुभव विधानसभा के अधिकांश सदस्यों को था। दूसरे प्रकार के अन्याय वे थे जिनकी जड़ें स्वयं भारत की सामाजिक जीवन में सन्निहित थी। स्पष्ट स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए यह परम आवश्यक था कि इन अन्यायों का निराकरण होता। सामान्य विवाद के रूप में हम ले सकते हैं कि मूल अधिकारों के संबंध में संविधान निर्माताओं को जिस समस्या का सबसे पहला सामना करना पड़ा, वह समस्या यह थी कि किन अधिकारों को मूल अधिकार माना जाए। आधुनिक लोक कल्याणकार राज्य की पृष्ठभूमि में काम तथा शिक्षा के अधिकार, जीवन स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकार की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण नहीं है। यथार्थ में आज इन अधिकारों का महत्व उदारवादी दर्शन में प्रतिपादित अधिकारों की अपेक्षा कहीं अधिक है, क्योंकि इनकी अनुपस्थिति में अच्छे जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। परंतु संविधान निर्माताओं ने इन अधिकारों को वाद योग्य, जस्टिफिएबल और मूल अधिकार की सूची में नहीं रखा। उन्होंने उन्हें अवाद योग्य, नॉन जस्टिफिएबल नीति निर्देशक तत्वों के स्थान दिया। इस प्रकार के अधिकार जिन्हें मान्यता प्रदान करके श्रमिक वर्ग तथा समाज के अन्य दुर्बल वर्गों के जीवन में मौलिक परिवर्तन लाए जा सकते थे, उन्हें अवाद योग्य बना दिया गया। किंतु मध्यम वर्ग के हितों पर आधारित अधिकारों को मूल अधिकारों की सम्मिलित श्रेणी में प्रतिष्ठित कर दिया गया, जिनके उल्लंघन की स्थिति में न्यायालयों द्वारा दंड की व्यवस्था थी। इस प्रावधान के समर्थन में बहुधा यह तर्क दिया जाता है कि मजदूर वर्ग के हित में अधिकारों को संविधान में स्थान देने के परिणाम स्वरूप राज्य के ऊपर अतिरिक्त व्यय का बोझ बढ़ जाएगा और संविधान रचना के समय राज्य इस भार को वहन करने की स्थिति में नहीं थे। परंतु यह तर्क कांग्रेस के उग्र आर्थिक कार्यक्रम के लेस मात्र भी मेल नहीं खाता। कांग्रेस ने 1931 में अपने क्रांतीय अधिवेशन का जिस कार्यक्रम को स्वीकृत किया था उसमें प्रशासकीय व्यय को घटाने की बात कही गई थी तथा उसमें सिविल सर्विस के सदस्यों का अधिकतम वेतन सामान्यतः 500 रुपये मासिक रखा गया था। कांग्रेस ने वादा किया था कि इस प्रकार के खर्चों में कमी करने से जो धन बचेगा उसे जनसाधारण के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में व्यय किया जाएगा। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि 1946 में जब दूसरे महायुद्ध के उपरांत चुनाव हुए थे तो उस समय भी कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में क्रांति घोषणा पत्र को दोहराया था। स्पष्ट कांग्रेस द्वारा अपनाए गए इस दृष्टिकोण से उसकी मध्यम वर्गीय मनोवृत्ति की ही अभिव्यक्ति होती है। कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों में यह कहा गया था कि संविधान सभा में परामर्श देने के लिए एक उपसमिति स्थापित की जाएगी जो यह बताएगी कि संविधान में किन अधिकारों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। फलतः सरदार पटेल की अध्यक्षता में एक उप समिति की रचना हुई। समिति ने यह सिफारिश की कि अधिकारों को दो भागों में वाद योग्य, अवाद योग्य भागों में विभाजित किया जाए। वस्तुतः तो उप समिति को इस प्रकार का सुझाव संवैधानिक परामर्शदाता BN राव ने दिया था।
अधिकारों को इस प्रकार दो श्रेणियों में रखने का वांछनीयता पर बल देते हुए श्री राव ने यह मत व्यक्त किया था कि कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जिनके लिए राज्य द्वारा स्वीकारात्मक कार्य की आवश्यकता होती है और जिनकी सुरक्षा केवल उस स्थिति में हो सकती है जबकि वह कार्य व्यवहारिक हो, जबकि दूसरे प्रकार के अधिकार ऐसे होते हैं जिनके लिए राज्य के लिए कुछ प्रतिकूल कार्यों से बचने की आवश्यकता होती है। बी एन राव ने कहा कि काम का अधिकार दूसरे प्रकार का अधिकार है, परंतु इस दृष्टिकोण को उपसमिति के सभी सदस्यों का समर्थन प्राप्त नहीं था। इस बात का उल्लेख स्वयं सरदार पटेल ने संविधान सभा में अपने एक भाषण में कहा था कि सरदार पटेल ने कहा था कि समिति में दो दृष्टिकोण पाए जाते थे। इन दोनों दृष्टिकोण को मानने वालों ने समस्या पर दो तरीकों से विचार किया। एक दृष्टिकोण के मानने वालों का कहना था कि जितने अधिक अधिकारों का समावेश संविधान में संभव हो उतने अधिकार संविधान में होने चाहिए। इन अधिकारों का कार्यान्वयन न्यायालय के द्वारा सीधे किया जा सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं दूसरा दृष्टिकोण मानने वालों का कहना था कि मूल अधिकारों को कुछ मुख्य अधिकारों तक ही सीमित रखना चाहिए। जो बातें बहुत आवश्यक है केवल उन्हीं को मौलिक माना जाना चाहिए। इन दोनों दृष्टिकोण के बीच बहुत विवाद हुआ और अंत में एक बीच का मार्ग खोज लिया गया जो वास्तव में सुनहला मार्ग था। इस प्रकार समिति ने यह सिफारिश की कि नागरिकों के काम, शिक्षा, बुढ़ापे, बीमारी अथवा किसी प्रकार की असहायता की अवस्था में सहायता पाने और आराम पाने का दावों का अवाद योग्य अधिकारों की सूची में रखा जाए तथा स्वतंत्रता, संपत्ति, समानता के अधिकारों को वाद योग्य अधिकारों की श्रेणी में स्थान दिया जाए। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस दृष्टिकोण को संविधान सभा में बिना चुनौती के नहीं जाने दिया गया। यथार्थ में इस दृष्टिकोण की आलोचना सदन में पाए जाने वाले सभी राजनीतिक मतों को मानने वालों ने की थी, जिनके छोर पर उदारवादी सदस्य हरदेनाथ कुंजरू थे और दूसरे छोर पर सदन के एकमात्र कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी थे। कुंजरू का कहना था कि वाद योग्य और अवाद योग्य अधिकारों के बीच विभाजन रेखा खींचना मुश्किल है। प्रमोद रंजन ठाकुर का कहना था कि मूल अधिकारों की सूची में आर्थिक अधिकारों को स्थान अवश्य दिया जाना चाहिए। लाहिड़ी ने कुंजरू के दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की। अपने वितर्क की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए जब हम यह व्यवस्था करते हैं कि लोगों के पास काम का अधिकार होना चाहिए, यानी देश के बेरोजगारों का उन्मूलन होना चाहिए, तो वह एक सामाजिक अधिकार है। यदि आप उसे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल कर देते हैं तो वह स्वाभाविक रूप से वाद योग्य बन जाते हैं। इस प्रकार भूमि का प्रश्न लिया जा सकता है। यदि हम यह कहना चाहते हैं कि भूमि पर जनता का स्वामित्व है और किसी का नहीं, तो वह निसंदेह एक सामाजिक और मौलिक अधिकार होगा। परंतु यदि इस अधिकार को कार्यान्वित अपेक्षित है तो यह एक वाद योग्य अधिकार भी होगा। अतः वाद योग्य तथा सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों के बीच विभेद निरंकुशतापूर्ण है। आर के सिधावा ने यह मत व्यक्त किया कि मूल अधिकारों की सूची उद्देश्य प्रस्ताव के साथ तथा उस पर किए गए नेहरू जी के भाषण के साथ मेल नहीं खाते। इस प्रस्ताव में यह कहा गया था कि भारत के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय उपलब्ध होगा। प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय नेहरू जी ने कहा था कि वे समाजवाद में विश्वास करते हैं और उन्हें विश्वास है कि भारत समाजवादी राज्य के संविधान को निर्मित करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। सिधावा ने इस बात के लिए दुख व्यक्त किया कि इन आदर्शों को मूल अधिकारों की सूची में स्थान नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि अवाद योग्य अधिकार केवल संविधान के प्रश्नों को सजाने और केवल थोड़ा सा संतोष प्रदान करने के लिए है, परंतु मैं चाहता हूं कि उन्हें संविधान का अभिन्न अंग बनाया जाए ताकि प्रत्येक नागरिक गौरवपूर्वक यह कह सके कि अब समानता एवं संपत्ति के उपभोग करने का मेरा समय आ गया है, ताकि मैं हमेशा के लिए दरिद्र ना रह सकूं। इस संबंध में उन्होंने सोवियत संघ के संविधान का उल्लेख किया
और कहा कि उसमें बहुत सी अच्छी बातें हैं जिनका अनुकरण किया जा सकता है। मूल अधिकारों के मसौदे के में आर्थिक अधिकारों की अनुपस्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विशंबर दयाल त्रिपाठी ने कहा था कि मताधिकार को छोड़कर संविधान के अंतर्गत गरीब आदमी को कोई दूसरा अधिकार उपलब्ध नहीं है। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि मूल अधिकारों की सूची में मसौदा की जो आलोचना अपने क्रांति अधिवेशन में स्वीकार किया था, इस अधिवेशन में कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें यह स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि कांग्रेस समाज के दबे हुए वर्गों के अधिकारों को सुरक्षित रखने का प्रयास करेगी। यह निस्संदेह दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के उपरांत जनता के साथ किए गए इन वादों को भुला दिया गया, परंतु इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। जैसा कहा जा चुका है कि कांग्रेस में सैद्धांतिक एकता कभी नहीं पाई गई। संविधान सभा के कांग्रेस सदस्यों को क्रांति में स्वीकृत अधिकारों के साथ कोई सहानुभूति नहीं थी। स्पष्ट उनकी सहानुभूति सबसे अधिक अपने वर्ग हितों के साथ थी। सामान्य विवेचना के समय मूल अधिकारों के मसौदे में कुछ कमियों की ओर इशारा किया गया। इस संबंध में पहली बात यह कही गई थी कि अस्पष्टता के निर्वहन के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उनमें सबसे बड़ी कमी यह है कि जाति व्यवस्था के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया। समस्या के इस पहलू को प्रस्तुत करते हुए प्रमोद रंजन ठाकुर ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि आप जाति व्यवस्था का अनुमूलन किए बिना अस्पष्टता का उन्मूलन कैसे कर सकते हैं। छुआछूत जाति व्यवस्था की बीमारी का केवल लक्षण है। इस दृष्टिकोण का समर्थन डॉक्टर S.C. बनर्जी और धीरेन्द्र नाथ दत्त ने भी किया था। आलोचकों ने अधिकारों के मसौदे के उल्लेखित सीमाओं को औचित्य को भी चुनौती दी। हरदीनाथ कुंजरू ने कहा कि इन सीमाओं के कारण अधिकार व्यवहार में वाद योग्य भी नहीं रहेंगे। मसौदे के इन प्रावधानों की शिकायत करते हुए सोमनाथ लाहिड़ी ने कहा, प्रत्येक अधिकार के साथ कुछ प्रतिबंध जुड़े हुए हैं जिससे अधिकार का पूर्ण रूप से हनन हो जाता है, क्योंकि सभी जगह ये कहा गया है कि गंभीर संकट के समय इन अधिकारों को ले लिया जाएगा। मूल अधिकारों के अंतर्गत निवारक नजरबंदी की व्यवस्थाएं भी छुट्टी नहीं बची। वास्तव में यह आश्चर्य की बात थी कि जिन लोगों ने औपनिवेशिक शासन में निर्वाक नजरबंदी के कटु अनुभव प्राप्त किए थे, उन्हीं लोगों ने संविधान में उन प्रावधानों को स्थान दिया जिनसे व्यक्तिगत स्वाधीनता का संरक्षण नहीं हो सकता था। यह बात निस्संदेह सही है कि संविधान की रचना के समय देश किसी असाधारण परिस्थिति के बीच में से होकर गुजर रहा था, जिनसे राज्य के अस्तित्व के लिए ही खतरा पैदा हो गया था। इन परिस्थितियों का प्रभावपूर्ण तरीके से मुकाबला करने के लिए यह आवश्यक था कि राज्य के पास असाधारण शक्ति हो। प्रत्येक इस उद्देश्य की प्राप्ति तो साधारण कानून के द्वारा ही हो सकती थी। इसलिए इस संबंध में बहुत से सदस्यों का यह मत था कि संविधान में इस प्रकार के प्राविधान नितांत आवश्यक थे। विशिष्ट अधिकारों पर विवाद भी हुआ, जिसमें ये संविधान के 30 अध्याय में, जिसमें मूल अधिकारों का वर्णन 24 धाराएं हैं, 12 से धारा से लेकर 35 अनुच्छेद अनुच्छेद हैं, 24 जो अनुच्छेद हैं। तथापि इसमें थोड़ी धाराएं ही ऐसी थी जिनके ऊपर संविधान सभा में बहुत अधिक विवाद हुआ। अतः हमारे लिए यह उपयोगी होगी कि संविधान रचना में मूल में काम करने वाले दृष्टिकोण को समझने के लिए हम अपनी विवेचना का मुख्य धाराएं को अध्ययन करेंगे। यानी डॉक्टर अंबेडकर ने इस संबंध में कहा था कि मैं यह संभावना की अपेक्षा नहीं कर सकता कि जबकि दल के सदस्यों में परिपूर्ण सदन ऐसे कानून बनाए जिनसे व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले मूल सिद्धांतों का उल्लंघन होता हो, परंतु इसके साथ ही मैं यह भी समझने असमर्थ हूँ कि संघीय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए 5 अथवा 6 न्यायाधीशों का व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा करने और उनके निजी विवेक तथा उनके पूर्वाग्रहों के आधार पर यह निर्णय देने के संबंध में विश्वास किया जाए कि कौन सा कानून अच्छा है और कौन सा बुरा है। यानी इस संबंध में ये दरअसल एक दुविधापूर्ण मामला है, इसलिए मैं इस संबंध में कुछ भी नहीं कहूँगा और मैं इस मामले को सदन का निर्णय पर छोड़ता हूँ। यानी कि अम्बेडकर ने ऐसा कहा था। हम क्योंकि बहुत लंबा विषय है इसलिए हम इसको ज़्यादा नहीं कर सकते। यानी इसमें कह सकते हैं कि अधिकारों पर बहुत कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए और उसमें जैसे H.V. कामत, सोमनाथ लाहिड़ी और बख्शी टेकचंद, महावीर त्यागी, अन्य अनेक सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए। लेकिन सरदार पटेल
और NG रंगा आदि सदस्यों द्वारा इन प्रतिबंधों को औचित्यपूर्ण बताया गया। डॉक्टर श्री मुंशी ने संविधान सभा में कहा था कि संविधान सभा का अधिकांश सदस्य व्यक्तिगत स्वाधीनता की अपेक्षा सामाजिक नियंत्रण को स्थापित करने के लिए अधिक चिंतित थे। 19 मार्च 1955 को संसद के चौथे संवैधानिक संशोधन पर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि 21वां अनुच्छेद की रचना हो रही थी। उस समय कांग्रेस दल अपने भीतर इस तरह विभाजित था कि हम ये नहीं जानते थे कि हमें क्या करें और उसमें क्या व्यवस्था करें और क्या व्यवस्था ना करें। यानी कि संविधान सभा के सामने भी ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा थी। इसके अलावा जैसे अनुच्छेद जो है 21, ये भी संपत्ति का अधिकार, ये भी एक थोड़ा था। संविधान सभा में व्यक्त किया गया एक दृष्टिकोण व्यक्ति के अधिकार से संबंधित था, दूसरा सामाजिक हित से संबंधित। संपत्ति के अधिकार की व्यवस्था इस रूप में की गई कि दोनों परस्पर विरोधी दृष्टिकोण में स्थापित हो सके। इसके साथ ही ये विचार व्यक्त किया गया कि अपनाया गया कि अंतिम विश्लेषण में संतुलन स्थापित करने वाली सत्ता का निवास विधानमंडल में होना चाहिए। न्यायपालिका ब्यौरे की जांच करे किंतु मूल सिद्धांतों को नहीं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल इसके बाद में हम नीति निर्देशक तत्व या अन्य जो भी संविधान सभा में वाद विवाद हुए थे उनका अध्ययन करेंगे। आज इतना ही।